18 मई की रात को पुणे के कल्याणी नगर के एक रेस्टोरेंट में कुछ दोस्त बड़े दिनों के बाद एक दूसरे से मिल रहे थे, जिसमें से दो जने थे अनीश अवध्या और अश्विनी कोष्ठा। ये दोस्त बातें करने में इतने व्यस्त हो गए थे कि इनको टाइम का पता तक नहीं चला। लेकिन अश्विनी ने फिर रियलाइज किया कि बहुत देर हो गई है, अब हम सबको घर चलना चाहिए। इसके बाद करीब 2:30 बजे अनीश और अश्विनी एक ही बाइक पर अपने घर लौट रहे थे। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इनको इस बात की भनक तक नहीं थी कि आने वाले कुछ सेकंडों में इनके साथ क्या होने वाला था। जैसे ही अनीश ने अपने घर पर जाने के लिए रोड से यू टर्न किया तो एक पोर्श तेजी से इनकी ओर बढ़ रही थी और जाकर इनकी बाइक से टकरा जाती है। ये पोर्श 200 से भी ज्यादा की स्पीड के साथ उन बाइकर से जा टकराई। ये टकराव इतना भयानक था कि अश्विनी की बॉडी हवा में बहुत ऊपर तक उछली, जिसकी वजह से अश्विनी की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और अनीश को जब हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो उसने भी रास्ते में दम तोड़ दिया। पोर्श में बैठा ड्राइवर इस एक्सीडेंट को देखकर घबरा गया और वहां से भागने लगा। लेकिन आसपास की जनता ने उसको पकड़ के मारना शुरू कर दिया, मगर उन्होंने पाया कि ये तो एक 17 साल का लड़का है जो कि नशे से लथपथ हो रखा है। इसके बाद वहां पर पुलिस आ जाती है और उस लड़के को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाती है और इसके अगले दिन उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। इस लड़के की उम्र 17 साल 8 महीने की थी और अगर ये 18 साल का होता तो इसको आईपीसी सेक्शन 304 के तहत 10 साल की सजा होती। लेकिन अब ये उतना नहीं था तो कम से कम इसको 3 साल की सजा सेक्शन 75 के अंडर देनी चाहिए थी। लेकिन पता है दरअसल हुआ क्या? कोर्ट ने उस लड़के को बस कुछ मिनटों में बेल दे दी और सजा के तौर पर एक 300 शब्दों का निबंध लिखने को बोला गया, यानी 2 लोगों की जान के बदले एक 300 लेटर का निबंध। लेकिन आखिर ये लड़का था कौन और भला सिर्फ इसके लिए पूरे कानून बदल क्यों गए? इसके लिए हमें थोड़ा सा रिवाइंड करना होगा। 13 मई को सीबीएसई क्लास 12th का रिजल्ट डिक्लेयर करती है और इस लड़के के मार्क्स अच्छे आ जाते हैं और इसी की खुशी में वो अपने दोस्तों को एक पार्टी देना चाहता था। तो 18 तारीख की रात को वो अपने दोस्तों के साथ करीब 9 बजे से 12 बजे के बीच पुणे के कोरेगांव पार्क के एरिया में एक कोजी नाम के पब में जाता है ताकि वो अपने क्लास 12th के रिजल्ट की पार्टी कर सके। ये बच्चे यहाँ पर खाना और दारू ऑर्डर करते हैं। हालांकि महाराष्ट्र में ड्रिंकिंग एज 25 साल की होती है, लेकिन उस पब में इस 17 साल के लड़के को ड्रिंक्स सर्व की जाती है और करीब 1.5 घंटे में इनका टोटल बिल आता है करीब 48,000 रुपए। लेकिन इसके बाद भी ये एक और पब में जाते हैं, द ब्लैक मैरियोट, और इस पब में ये बच्चे रात के 2 बजे तक पीते हैं। लेकिन अब रात ज्यादा होने के कारण ये सब घर जाने का डिसाइड करते हैं और वो 17 साल का लड़का ये डिसाइड करता है कि वो गाड़ी खुद चलाएगा। इस पॉइंट पर वो पूरा नशे से लथपथ हो रखा था, लेकिन वो पोर्श को बड़ी ही तेजी के साथ हाईवे पर भगाता है। वैसे ये भी बता दूं कि ये कार अनरजिस्टर्ड थी और इस पर कोई लाइसेंस प्लेट भी नहीं लगी थी और इसके बाद ये बाइकर से जाकर टकरा जाता है। जब उस लड़के को 2:30 बजे पुलिस स्टेशन ले जाया गया तो बहुत सारे क्राइम रिपोर्टर्स ने देखा कि जो पोर्श बाइक से टकराई थी वो यरवदा पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी थी और उसके पास में ही 2 मर्सिडीज गाड़ियां भी वहां पर खड़ी थी और उन्हीं गाड़ियों में से एक आदमी बाहर निकल के आता है जिसने सफारी सूट पहना हुआ था, जिसके हाथ में 7 से 8 रेड पिज्जा बॉक्सेस थे। वो इंसान पहले तो पुलिस स्टेशन की मेन एंट्रेंस में जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने इन रिपोर्टर्स को देखा तो उसने अपना रास्ता बदल लिया और एग्जिट की ओर चला गया। लेकिन जब उन रिपोर्टर्स ने पुलिस स्टेशन के अंदर देखा तो उन्होंने पाया कि वो 17 साल का लड़का असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी कि एसीपी की कुर्सी पर बैठा था और उस सफारी सूट वाले आदमी ने उन पिज्जा बॉक्सेस को उस लड़के के सामने रख दिया और वो लड़का फिर पिज्जा खाने लगा कि तभी वहाँ की एसीपी आरती बंसोदे उस कमरे में दाखिल हुई और उन्होंने उस लड़के को अपनी कुर्सी पर बैठा देखा और ये भी देखा कि वहाँ पर उस लड़के के घर वाले और कुछ लॉयर्स भी आए हुए थे
और ये सब देखकर वो घबरा गई और अपने ऑफिसर्स को डांटने लगी। इसके बाद यानी एक्सीडेंट के आधे एक घंटे बाद ही वहाँ पर एमएलए सुनील टिंगरे पहुँचते हैं 3 बजे के करीब। लेकिन इनके अंदर क्या बातचीत चलती है ये किसी को नहीं पता और एमएलए का कहना था कि वो एक रिस्पॉन्सिबल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है तो उनका वहाँ पर पहुँचना जरूरी है। लेकिन इसके बाद वो कहते हैं कि जिस लड़के ने गाड़ी ठोकी थी उसके परिवार को वो पिछले 30 सालों से जानते हैं और उन्होंने मुझसे मदद मांगी तो मैं यहाँ पर आ गया। गायेंद्रा सोनी जो कि अनीश के रिलेटिव थे वो पुलिस स्टेशन में अनीश के रिप्रेजेंटेटिव बन के आए थे। उन्होंने बताया कि पुलिस ने हमको बैठने तक को नहीं कहा, ऊपर से ऐसा लग रहा था कि मानो वो उस लड़के को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हों और यहाँ तक कि हमसे ही पूछने लग गए कि अनीश और अश्विनी का क्या रिश्ता था। उन्होंने ये भी कहा कि वो माइनर यानी 17 साल का लड़का गाड़ी नहीं चला रहा था बल्कि उसके साथ हमारा ड्राइवर था वो गाड़ी चला रहा था। लेकिन यहाँ पर बात ये थी कि जब अनीश और अश्विनी घर जा रहे थे तो इनका एक दोस्त आकिब मुल्ला जो कि इनको रेस्टोरेंट में मिलने आया था वो भी एक्सीडेंट होने के वक्त इनके पीछे ही चल रहा था और उसने और वहाँ की जनता ने ये साफ देखा कि ड्राइविंग सीट पर वो 17 साल का लड़का ही बैठा था जिसको उन लोगों ने मारा था। इसके बाद 19 मई की सुबह के करीब 8:30 बजे अकीम मुल्ला यरवदा पुलिस स्टेशन में केस फाइल कराता है और अब तक अनीश और अश्विनी की बॉडीज को सेसोन हॉस्पिटल में ले जाया जा चुका था। अब यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि इस समय तक पुलिस किसी भी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रही थी। एज ए प्रोटोकॉल के अनुसार पुलिस को एक्सीडेंट के इमीडिएट बाद ही उस लड़के का ब्लड टेस्ट और पर्सनल अपीयरेंस टेस्ट करना चाहिए था जिससे ये पता चल जाता कि उस लड़के ने शराब पी रखी थी या नहीं। लेकिन तुरंत बात तो छोड़ो, पुलिस ये टेस्ट 8 घंटे के बाद कंडक्ट करवाती है और एज वी ऑल नो इतनी देर में अल्कोहल का नशा उतर जाता है और इतनी देर के बाद ये बता पाना भी मुश्किल हो जाता है कि उसने दारू पी रखी थी या नहीं। लेकिन यहाँ पर भी एक घपला हो जाता है क्योंकि जब पुलिस ने एक्सीडेंट के 8 घंटे बाद यानी 10 बजे के करीब उस लड़के के ब्लड सैंपल्स को ससुन हॉस्पिटल में भेजा पर पुणे के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हॉस्पिटल में उस लड़के के ब्लड सैंपल्स डस्टबिन में फेंक दिए गए और किसी दूसरे ब्लड सैंपल्स के साथ एक्सचेंज कर दिए गए। और वो शख्स कौन था जिसने ये काम किया? हॉस्पिटल के चीफ मेडिकल ऑफिसर। उन्होंने उस लड़के की मां के ब्लड सैंपल्स के साथ उसका ब्लड सैंपल्स चेंज कर दिया था ताकि रिपोर्ट्स में ये ना आ सके कि उसने अल्कोहल कंज्यूम की हुई थी। तो ये बात सामने आई कि उन्होंने जुवेनाइल एक्यूज्ड का सैंपल लिया था लेकिन उसने उसको डस्टबिन में फेंका था और उसने एक किसी और व्यक्ति का सैंपल से उसको रिप्लेस करके उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके उसको फोरेंसिक लैब को भेजा था। इसके बाद जब दोपहर हुई तो 17 साल के लड़के को पुणे की जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में ले जाया गया जो कि यरवदा में है, जहां उसको तुरंत बेल मिल जाती है और एक 300 लेटर के निबंध को लिखने की सजा सुनाई जाती है और ये भी कहा जाता है कि तुम्हें अगले 15 दिनों तक रोड के सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़ना है और एक प्रेजेंटेशन फाइल को बना करके JJB में सबमिट करना है। क्या मजाक चल रहा है क्या? उन 2 मासूम लोगों की जान चली गई जिनकी यहाँ पर कोई गलती नहीं थी। वो दोनों ही इंजीनियर थे जिनकी उम्र 24 साल की थी जो कि पुणे की जॉनसन कंट्रोल में काम किया करते थे। अश्विनी IT एनालिस्ट थी और अनीश बिजनेस एनालिस्ट। ये दोनों पुणे में बस काम किया करते थे। अनीश का घर मध्य प्रदेश में था और एक्सीडेंट के कुछ दिनों पहले ही अनीश विदेश की यात्रा करके आया था और अपनी मम्मी के लिए गिफ्ट के तौर पर कुछ ड्राई फ्रूट्स और बाकी चीजें लेके आया था और वो अपने घर पर जाने के लिए बहुत ही उत्सुक था। लेकिन क्या वो घर पहुंच पाया? अश्विनी भी मध्य प्रदेश की रहने वाली थी और वो एक होनहार स्टूडेंट थी जिसका आगे आने वाला भविष्य वाकई उज्जवल था। वो सपना क्या पूरा हो पाया? इन सारी चीजों को इंटरनेट पर न्यूज चैनल्स पर दिखाया जाता है और जब सारी जनता ये सब देखती है तो वो भी काफी भड़क उठती है और मिलके उस लड़के को सजा देने के लिए बहुत कोशिशें करती है। और ये सारी चीजें इंटरनेट पर इतनी वायरल हुई कि महाराष्ट्र की सरकार को इंटरनेट के सामने झुकना ही पड़ा। और इसके अगले दिन 20 मई को पुणे की पुलिस ने एक और FIR दर्ज की विशाल अग्रवाल के नाम से, जो कि उस लड़के के पिता हैं, जो कि ब्रह्मा रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ओनर हैं, यानी एक बहुत बड़े बिल्डर हैं। और इनके ऊपर आरोप ये लगाया गया कि इन्होंने अपने लड़के को 18 साल से पहले ही गाड़ी चलाने को दे दी थी। इसी के साथ ही कोजी पब के ओनर प्रहलाद भुट्टा और मैनेजर सचिन कटकर, ब्लैक पब के मैनेजर जयेश बुंकर और असिस्टेंट मैनेजर संदीप सांगले
पहले को भी सेक्शन 75 और 77 के अंडर इन पर भी कार्रवाई करी गई, क्योंकि यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा था कि उन बच्चों की एज 25 साल से कम है, लेकिन ये जानते हुए भी उन्होंने उन बच्चों को ड्रिंक्स सर्व की थी। अब पुणे पुलिस के ऊपर पब्लिक से प्रेशर बढ़ रहा था। पब्लिक ये कह रही थी कि इस लड़के को अडल्ट की तरह ट्रायल किया जाना चाहिए, जिसके चलते पुणे पुलिस ससून कोर्ट तक जाती है उनसे परमिशन मांगने के लिए कि 17 साल के लड़के को एक अडल्ट की तरह ट्रायल किया जाना चाहिए। कानून ये कहता है कि अगर किसी माइनर ने यानी 16 से 18 साल की उम्र वाले व्यक्ति ने कोई बड़ा जुर्म किया है तो उसको अडल्ट की तरह ट्रायल किया जा सकता है। वो ये डिमांड रखती है कि कोजी और ब्लैक से मिली सीसीटीवी की फुटेज के बेसिस पर जहां वो लड़का ड्रिंक्स का कंजप्शन कर रहा है, तो हम सेक्शन 304A को मॉडिफाई करना चाहते हैं 304 में, ताकि उस लड़के को प्रॉपर सजा मिल सके। लेकिन सैसुन बोर्ड जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से बात करने को कहती है। अब इसी दिन को यानी 20 मई को विशाल अग्रवाल उस लड़के के पिता पुणे को छोड़ के भाग जाते हैं, जिनको छत्रपति संभाजी नगर यानी औरंगाबाद से पकड़ के वापस पुणे लाया जाता है। और 22 मई को एक अच्छी खबर सामने आई, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उस लड़के की बेल कैंसिल कर दी और उसको एक रिमांड होम में भेज दिया, जहां 18 साल के नीचे की उम्र के मुजरिमों को रखा जाता है। और फिर कोर्ट ने विशाल अग्रवाल के अगेंस्ट एक ऑर्डर पास किया कि उनको 24 मई तक पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा। लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा था तो लड़के के परिवार ने एक ऐसी कहानी बनाई जो कि फिल्म से कम नहीं लगती है। उन्होंने कहा कि वेदांत डिप्रेशन से जूझ रहा था और तब से ही वो अल्कोहल से एडिक्टेड है। और पुणे के डीसीपी ने ड्राइवर से कंफर्म किया कि वेदांत दरअसल गाड़ी चला ही नहीं रहा था, बल्कि उनका ड्राइवर गाड़ी को चला रहा था। उन्होंने इसको ऐसे एक्सप्लेन किया कि हाँ, वेदांत ने घर से कोजी तक और कोजी से ब्लैक तक गाड़ी चलाई थी, लेकिन ब्लैक से एक्सीडेंट होने तक गाड़ी को ड्राइवर चला रहा था। और इस बात को ड्राइवर ने भी पहले एक्सेप्ट किया। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आता है, क्योंकि ड्राइवर बाद में लड़के के पिता और दादाजी पर केस कर देते हैं कि पहले उन्होंने ड्राइवर का फोन छीन लिया और उस ड्राइवर को एक दिन तक कमरे में बंद रखा ताकि वो ड्राइवर इंजाम अपने सर पर ले ले। ये तो उसके बाद ही उस ड्राइवर की बीवी वहाँ पर पहुंच जाती है और उस ड्राइवर को छुड़ा लेती है, जिसके बाद उस लड़के के दादाजी को और उसके पिताजी को भी पकड़ लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने उस ड्राइवर के साथ जबरदस्ती की थी ताकि वो इंजाम अपने सर पर ले ले। इसी के साथ उन 2 डॉक्टर्स को भी अरेस्ट कर लिया जाता है जिन्होंने ब्लड सैंपल्स को बदल दिया था। और फिर 1 जून लड़के की माँ को भी अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि उन्होंने अपने ब्लड सैंपल्स के साथ उस लड़के के ब्लड सैंपल्स को बदल दिया था। आप ये सोच भी नहीं सकते कि यहाँ किस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई गई है। ये मुद्दा इंटरनेट पर इतना वायरल हुआ तब जाके पुलिस और बाकी लोगों ने एक्शन लिया। जरा सोच के देखिए, अगर इंटरनेट नहीं होता तो उन 2 लोगों की जान के बदले यहाँ पर सिर्फ एक निबंध से काम हो जाता और वो रईस खानदान का लड़का छूट जाता। इस एक केस में ना जाने कितने क्राइम देखे गए, इलीगली अल्कोहल सर्विंग, ड्रिंक ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग, ड्राइवर को धमकाना, एविडेंस के साथ छेड़छाड़, ड्राइवर का किडनैप, एविडेंस को मिटाने की कोशिश, ना ही गाड़ी रजिस्टर्ड और ना ही उस पर नंबर प्लेट, और तो और अंडर एज ड्राइविंग भी। ये सारी चीजें ये साफ करती हैं कि इस देश में एक गरीब और मिडिल क्लास इंसान के साथ कैसा सलूक किया जाता है और एक रईस के साथ कैसा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए सी यू सून।